Chandrakar FF presents a one-shot series. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी के एक और नए चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर कृषि, जो कि जियोग्राफी भूगोल का पार्ट है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि अगला जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। कितनी? 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। दूसरा, आजीविका का लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि ही है। तीसरा, अर्थव्यवस्था। कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है, बैकबोन मानी जाती है अर्थव्यवस्था की। चौथा पॉइंट है, यह उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कौन? कृषि कराती है। तो मतलब ये देखा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कृषि, इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि एक फसल होता है जायद की फसल। देखो, आपको 3 फसलें पढ़नी है। एक होता है जायद की फसल होता है, दूसरा होता है रबी की फसल, और तीसरा होता है खरीफ की फसल। ठीक है, पहले तीनों को एक एक करके देख लेते हैं, फिर लास्ट में एक बार समराइज करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो पहला देखते हैं जायद की फसल। जायद की फसल क्या होती है? जायद की फसल ये होती है ऐसी फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मी के मौसम में बोई जाती है। गर्मी के मौसम में बोई जाती है, इसलिए जायद की फसलों को गर्म फसल भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है गर्म फसल। गर्म फसल। गर्म फसल का मतलब ये होता है कि गर्मी के मौसम में बोया जाता है। ऐसा नहीं कि गर्म होगा वो, नहीं। ठीक है, इसकी समय अवधि को याद रखना है। ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है मतलब कि मार्च से जून के बीच में ये जो है बोई जाती है। सिंचाई, इसे अधिक गर्मी की आवश्यकता पड़ती है और सिंचाई की आवश्यकता होती है, इस कारण से इसे ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। ऐसा चीज़ें जिसमें पानी मिलती है। पानी मिलती है जैसे कि ये जो चित्र में दिख रहा है, ये क्या चीज़ है बताइए? इसे बोला जाता है क्या? खीरा बोला जाता है ना, खीरा है ये। देखो, तरबूज में भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है और विभिन्न सब्जियां है। अगला देखते हैं रवि की फसल। रवि की फसल क्या होती है? रवि की फसल, देखो नाम में है रवि, रवि मतलब होता है सूर्य। रवि मतलब होता है सूर्य, लेकिन इसे बोया जाता है कब? ठंड के मौसम में बोया जाता है। ठीक है, ठंड के मौसम में बोया जाता है। शीत ऋतु में बोया जाता है। अब शीत ऋतु कब आती है? शीत ऋतु जो है दिसंबर का जो मौसम होता है ना, उसे शीत ऋतु बोया जाता है। तभी तो 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है। और अभी भी जो एग्ज़ाम का समय चल रहा है आप लोगों का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो भी क्या है? ठंड का मौसम ही है। पढ़ने का मन नहीं चलता है, नींद आती है। ठीक है, तो देखो रबी की फसल में क्या होती है? कटाई कब करोगे इसका? ग्रीष्म ऋतु में शुरुआत होती है कटाई का, मार्च से अप्रैल में कटाई होती है। इसे कम तापमान की आवश्यकता होती है, तभी ठंड के मौसम में बोया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अगर आपके घर में कोई खेती करते होंगे, या परिवार में कोई पापा, दादा, नाना, चाची कोई भी खेती करते होंगे, तो आपको पता होगा कि अभी आपके खेतों में गेहूँ की फसल लगी होगी, चने की फसल लगी होगी, मटर की फसल लगी होगी, सरसों की फसल लगी होगी। अब आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को याद कैसे रखेंगे? खरीफ की फसल को याद रखना है आपको, ऐसी फसल है जिसे हम बाजार में खरीद सकते हैं। बाजार में खरीद सकते हैं। मतलब क्या है? देखो, इसका बोने का शुरुआत होता है मानसून के आगमन में। मानसून का आगमन मतलब कि होता है बरसात का मौसम। ठीक है, वर्षा का मौसम आ चुका है। वर्षा के मौसम में होता है बीमारियों का आगमन, मतलब कि खांसी। तो आप उसको याद रखते हो, देखो कि खरीफ जो है खांसी, याद रख लेना। इसकी शुरुआत होती है जून से जुलाई में, बोने की शुरुआत होती है। कटाई कब करोगे? शीत ऋतु में इसकी कटाई, शीत ऋतु के आगमन में इसकी कटाई की जाती है। और
इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है और उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। किसको? खरीफ के फसल को। याद रखना। एग्जाम्पल्स कैसे याद रखेंगे? देखो, बाजार में आप क्या खरीद सकते हो? बाजार में बाजरा खरीद सकते हो, कपास खरीद सकते हो। कपास का मतलब होता है कॉटन। कॉटन नाम सुने हो? रुई। रुई खरीद सकते हो। क्या खरीद सकते हो आप? धान खरीद सकते हो, आपको मिलता है ना धान। सोयाबीन खरीदते हैं। और इस मौसम में जो बरसात के मौसम आता है, इसमें बीमारियाँ आती है। बीमारियाँ आती है मतलब ज्वार आता है, सबको ज्वार आता है ना, इस कारण से ज्वार और मक्का ये उसकी फसलें हैं। आई होप याद हो गया होगा आप लोगों को, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तीनों को एक ही टेबल में देखते हैं। देखो, खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? इसका वो चेंज करते हैं, कलर्स ब्लैक रखें। खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? खरीफ की फसल जो है मानसून के आवागमन में बोई जाएगी। मानसून के आवागमन में, ठीक है, मतलब कि वर्षा के मौसम में। ये है वर्षा के मौसम में बोई जाएगी। रबी की फसल जो है, रबी की फसल जो है बोई जाएगी शीत ऋतु में। और जायद की फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाएगी, गर्मी के मौसम में। ठीक। कटाई का समय याद रखना है आपको, सितंबर से अक्टूबर इसका मार्च से अप्रैल, इसका जून के अंत तक। प्रमुख फसलों को याद रखना है, चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गेहूँ, चना, सरसों, मटर, तरबूज, खीरा, सब्जियां इत्यादि से। ठीक है। आगे देखिए, फसल चक्र क्या होता है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? मृदा की उर्वरकता। देखो क्या होता है कि एक ही ज़मीन में आप किसी भी चीज़ को बार बार उगाते जाओगे ना, तो ज़मीन भी बोर हो जाता है, ठीक है, उसकी उर्वरक शक्ति भी कम होने लगती है। तो क्या करते हैं? फसल का चक्र बनाते हैं। फसल का चक्र बनाने का मतलब ये है कि मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि में हर वर्ष बदल बदल कर खेती करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फसल चक्र कहलाती है। मतलब एक साइकिल की तरह बनाएंगे, ठीक है। साइकिल की तरह का मतलब है कि पहले अनाज उगाएंगे। अनाज मतलब कि जो धान होता है, गेहूँ होता है, उसे अनाज कहा जाता है। अनाज उगाएंगे, उसके बाद उगाया जाता है दलहन। दलहन मतलब कि जो दाल होते हैं उसे दलहन कहा जाता है। उसके बाद लगा दो तिलहन। तिलहन का मतलब ये होता है जिससे तेल निकल सके, उसे तिलहन कहा जाता है। देख सकते हो, पहले अनाज उगाया, फिर दलहन, फिर तिलहन। इस तरह ये एक साइकिल की तरह कार्य कर रहा है। ये साइकिल की तरह कार्य कर रहा है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। देखो, धान के बाद अगर दाल लगाने से क्या होता है? मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। मिट्टी में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, जिसके कारण ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इसको याद रखना है। आगे देखिए, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी नाम सुने हो? बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है, बायो। आप पढ़ेंगे जब आप 11th में जाएंगे ना, तब उसके बारे में पढ़ोगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके उन्नत और हाइब्रिड बीजों का विकास करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी में हम ना बीज बनाएंगे। कौन से बीज बनाएंगे? हाइब्रिड बीज बनाएंगे। उद्देश्य क्या है? फसल उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। लाभ क्या क्या है? कीटों और रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता है। कम पानी में बेहतर उपज बनाता है। ये जो है जीएम फसल, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती हैं, वो बनाई जाती है इससे। आगे क्या है? आधुनिक कृषि के दुष्परिणाम। आधुनिक कृषि के क्या क्या दुष्परिणाम होता है उसको देखते हैं। सबसे पहला आता है उर्वरकता में कमी। देखो, मानो कोई खेत है, उस पर आप बहुत दिनों से रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हो, तो कुछ समय के लिए आपको ना उर्वरकता में जो है ना, उर्वरकता में वृद्धि तो होती दिखेगी कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ सालों के लिए। लेकिन जैसे ही 20 साल, 50 साल, 30 साल बीता, उसके बाद क्या होता है कि उस ज़मीन पर ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं, वहाँ की जितने भी प्राकृतिक तरीके से उर्वरता बढ़ाने वाली जो शक्तियाँ होती है, उपजाऊपन होती है, वो जो है ना नष्ट होती जाती है। किसके कारण? रासायनिक खादों के कारण। तो उस ज़मीन पर 50 से 60 साल बाद ऐसे कंडीशन बन जाएंगे जहाँ पर खेती की संभावना जो है ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तभी बोला जाता है कि जितना हो सके जैविक खादों का उपयोग करें। जैविक खादों का उपयोग करने से हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति जो है ना बनी रहती है। तो देखो, रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति नष्ट होती जाती है। सेकंड है, रासायनिक प्रदूषण फैलता है। कीटनाशकों का जहर होता है, वो मिट्टी और खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में मिल रही है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। थर्ड है
जल स्तर का ह्रास होता है। सिंचाई के लिए नलकूपों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसके कारण जो भूमि के जल है उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, 3 नंबर में आएगा। तो आगे देखिए, हरित क्रांति क्या होता है। हरित क्रांति पूछा जा रहा है, तो हरित क्रांति को हम कलर चेंज करके पढ़ेंगे। इसके लिए कौन सा कलर ले, हम लेते हैं ये वाला कलर। ठीक है, हरित क्रांति क्या होता है, देखो हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में कृषि उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए एक क्रांति हुई थी, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। 1960 के दशक में, ये टाइम याद रखना। हरित क्रांति में क्या होता है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से, देखो उन्नत किस्म के बीज जो होते हैं ना, उसका उपयोग किया गया। आधुनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग किया गया हरित क्रांति में। बेहतर सिंचाई की सुविधा बताया गया हरित क्रांति में। हरित क्रांति सफलता मुख्य रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में जो है वृद्धि हुई। मतलब कि हरित क्रांति पूछा जाए तो किसके लिए लाया गया था, ये जो है कृषि के लिए लाया गया था। हरित क्रांति किसके लिए लाया गया था, कृषि के लिए लाया गया था। वैसे एक होता है श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति वो लाया गया था दूध उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए लाया गया था, दूध उत्पादन के लिए लाया गया था श्वेत क्रांति। वैसे हरित क्रांति कृषि के उत्पादन के लिए लाया गया था, वृद्धि बढ़ाने के लिए। हरित क्रांति से कौन से फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादकता बढ़ा, आपको याद रखना है किसका बढ़ा, सबसे ज़्यादा बढ़ा है गेहूँ का। ठीक है, ये बड़ा ऊ का मात्रा रहता है गेहूँ का। आगे देखो, शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस एरिया में हम एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल उगा सके। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वह कुल भूमि जिस पर वर्ष में कम से कम एक बार फसल बोई व काटी जा सके, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हाँ आगे देखो, यह किसी देश की वास्तविक कृषि विस्तार को दर्शाता है। हाँ, भारत में पंजाब और हरियाणा में यह प्रतिशत सबसे अधिक है। पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा जो एरिया है ना, भारत के नक्शे में देखना आप, ये जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में जो है सबसे ज़्यादा फसल की जाती है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि पंजाब में जो ज़मीन होता है ना, सबसे ज़्यादा रेट है। भारत में किसी भी एरिया में चले जाओ आप, किसी भी एरिया में आपको ज़मीन का रेट में सबसे ज़्यादा फर्क जो है ना पंजाब के एरिया में मिलेगा। पंजाब में आप छोटे से ज़मीन का कीमत ना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, इतना ज़्यादा रेट होता है पंजाब में। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ की भूमि जो है इतने उर्वरक है कि उसमें सबसे ज़्यादा फसल अधिक किया जाता है। हाँ आगे देखिए, उर्वरकता में वृद्धि के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, उत्पादकता में वृद्धि के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। फिर देखिए, उत्पादकता में वृद्धि के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखो अगर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या क्या बढ़ेगा, देखो खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगा, औद्योगिक विकास होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नलकूप के दुष्परिणाम देखते हैं। नलकूप के भी दुष्परिणाम हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखो नलकूप सिंचाई के दुष्परिणाम क्या होते हैं। नलकूप मतलब होता है वही ट्यूबवेल्स। पहला दुष्परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम है ना भूमिगत जल का संकट। नलकूप द्वारा निरंतर पानी निकालने से जल का जो स्तर जो है ना नीचे चला जाता है। जो जल का स्तर है वो नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है। इस कारण मतलब नलकूप के द्वारा अत्यधिक सिंचाई नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, लवणता आ जाता है। मिट्टी जो अधिक सिंचाई से मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, किसको बोलते हैं, ठीक है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भूमि जो है बंजर होने लगती है धीरे धीरे से। भविष्य का संकट, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह समस्या गंभीर रूप जो है ले चुकी है। ये जो है ना रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। आगे देखिए, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य करना, मतलब जोड़ देना। ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव या सामंजस्य करना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। इससे क्या होता है, प्रतियोगिता बढ़ा है। भारतीय किसानों को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है।
भूमंडलीकरण के कारण। और क्या है, और ये है कि निर्यात मसाले, कपास, चाय, कॉफ़ी, जूट और फसलों का निर्यात जो है बढ़ा है। भूमंडलीकरण का मतलब ये समझिए कि अब जो है जैसे कोई विश्व है, ये जो है विश्व है, दिख रहा होगा चित्र में, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि दिखे आपको अच्छे से। कौन सा लें, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। ये जो विश्व है, अब भारत जो है, देखो भारत में जो खेती होता था पहले, जब ग्लोबलाइजेशन जो है, भूमंडलीकरण नहीं हुआ था, जब जैसे भारत में पहले खेती होता था तो भारत के ही लोग उसका उपयोग करते थे, भारत में ही वो जाता था, यहीं खरीदी होती थी, यहीं उपज होती थी और यहीं बिक जाता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जब से आया, भूमंडलीकरण जब से आया, तो भारत के जो सामान है ना वो दूसरे देश जाने लगे और दूसरे देश का सामान जो है इंडिया आने लगे हैं, ठीक है। तो देखो मसाले, कपास, चाय, कॉफ़ी, जूट और फसल का निर्यात जो है बढ़ा है। निर्यात मतलब कि निर्यात बढ़ा है। चुनौतियाँ, छोटे किसानों के लिए अब प्रतिस्पर्धा कठिन हो सकती है, छोटे किसानों के लिए तो कठिन हो ही सकती है ना। देखो इसके बाद भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण क्या है। अब भारत की कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण क्या हो सकते हैं। जनसंख्या दबाव, सीमित भूमि पर बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ जो है, खेती का छोटा आकार। देखो भारत में अभी हाल ही में 2021 के जनगणना से देखा जाए तो भारत में जो है अभी, पहले जो है ना, भारत जो है द्वितीय स्थान पर आता था जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन अब जो है इसका स्थान जो है चेंज हो चुका है, अब आ चुका है ये फर्स्ट स्थान में, ठीक है। सिंचाई की कमी आज भी बड़े क्षेत्र मानसून पर ही निर्भर है, ठीक है। मानसून जो बारिश का पानी होता है उसी में सिंचाई पर निर्भर है बहुत से क्षेत्र। तकनीक का अभाव, पुराने कृषि औजारों का उपयोग और आधुनिक तकनीक की जानकारी की कमी के कारण जो है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है। आगे देखिए, किसानों को उचित मूल्य दिलाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि सरकार जो है फसल बोने से पहले, जो किसान होते हैं ना, किसानों के फसल बोने से पहले किसान एक ना मूल्य तय करती है कि हम जो है धान की फसल के इतना रुपये देंगे और गेहूं की फसल के इतना देंगे, वही होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, ताकि किसानों की कीमतों में गिरावट से किसान जो है सुरक्षित रहें। ये हो सकता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सेकेंड जो है सरकारी खरीद का मतलब यह है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा किसानों से सीधे अनाज की खरीदी की जाती है, जिसके कारण ही किसानों को उचित मूल्य मिल पाएगा। तीसरा है भंडार और परिवहन का मतलब यह है कि फसलों को खराब होने से बचाने के लिए इसको गोदामों में स्टोर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा और इम्पोर्टेंट कारण है सहकारी समितियाँ, मतलब कि बिचौलियों को हटाने के लिए सरकारी जो समितियाँ है उसको बढ़ावा देना। बिचौलियों का मतलब ये होता है कि मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसानों का अनाज या जो फसल होती है उसको खरीदते हैं, फिर जो है गवर्नमेंट को वो बेचते हैं अपने ज़्यादा फ़ायदे में। तो ऐसा ना होकर डायरेक्ट जो किसान है वो गवर्नमेंट को ही बेचें, ठीक है, गवर्नमेंट को ही बेचें। ऐसा होने से आपको किसानों को उचित मूल्य मिल पाएगा। वरना क्या होता है कि किसान जो है ये किसान जो है किसको बेचेगा, बिचौलियों को बेचेगा, बिचौलियों को। फिर बिचौलिए क्या करते हैं, मुनाफा कमाकर गवर्नमेंट को बेचते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसको हमें हटाना है, ये बीच वाला जो है इसको हटाना है। आगे देखिए, भारत के लिए कृषि का महत्व क्या क्या है। भारत के लिए कृषि का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि भारत के 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है। पहला रोजगार, दूसरा जीडीपी में योगदान, जीडीपी राष्ट्रीय आय में का एक बड़ा हिस्सा कृषि से ही आता है। तीसरा खाद्य सुरक्षा, 140 करोड़ जनसंख्या का पेट जो है ना कृषि भरती है। चौथा है कच्चा माल, चीनी, वस्त्र, जूट आदि उद्योगों के लिए आधार यही है, कौन, कृषि ही है, ठीक है, कृषि ही है। पांचवा है निर्यात, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मुख्य स्रोत जो है हमारा जो है खेतों के माध्यम से होता है। आगे देखो, कुछ प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला देखो, खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ की फसल ऐसा जो से हम खरीद सकते हैं बाजार में, ठीक है, कौन सा है बताओ। चावल है,
देखो रबी की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल का मतलब होता है शीत के मौसम में बोया जाएगा, शीत का मौसम ना, मतलब कि ठंड के मौसम में, ठंड का मौसम, ठीक है। ठंड का मौसम कब आता है, दिसंबर में। देखो दिसंबर कहाँ पर है, ये रहा, तो ये उसका आंसर हो जाएगा बी। हरित क्रांति का संबंध किससे, हरित क्रांति का दूध से तो नहीं है, मत्स्य से भी नहीं है, और ये होगा कृषि से। तीसरा को उसके बाद देखो, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो आपको बताना है कि 2/3, 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है, फसल चक्र करने से क्या होता है, मृदा सिंचाई, सिंचाई बचाना नहीं, मृदा उर्वरकता बढ़ता है, ठीक है, मृदा की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। आज का वीडियो बस यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।